तो आज अपन 12th एग्रीकल्चर फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन, कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहली इकाई जल निकास। जल निकास का क्या अर्थ है? जल को निकालना। किसको निकालना? जल को निकालना। कहाँ से निकालना? खेत से निकालना। तो कौन सा जल बाहर निकालना है? जो फसलों के लिए उपयोगी नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फसल उत्पादन अच्छा करना है। तो हम कह सकते हैं कि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए खेत से वह पानी जो फसल के उपयोगी नहीं है, उस पानी को खेत से बाहर निकालना क्या कहेगा? जल निकास। तो सरल शब्दों में आप लोग अपनी तरफ से लिख लें नोट्स पे, है ना। क्या लिखें? वह जल जो फसलों के लिए उपयोगी नहीं है, उस जल को खेत से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। ये अब मेरे शब्दों में है, ठीक है। तो अब देखते हैं किताबों में क्या लिखा होता है कि जल निकास की परिभाषा या जल निकास किसे कहते हैं। तो फसल पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह से, कहाँ से? भूमि की सतह से या अधो सतह यानी नीचे से, है ना, अतिरिक्त जल। अतिरिक्त जल कौन सा होता है? जो फसलों के काम नहीं आता, है ना, कृत्रिम रूप से बाहर निकालना। कृत्रिम रूप से का मतलब मनुष्य के द्वारा, है ना, कैसे? काट करके, कैसे काट करके या पाइप डाल करके बाहर निकालते हैं। कैसे? खेत से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है, ठीक है। अब आता है हमारे सामने दूसरा प्रश्न, क्या है? जल निकास के उद्देश्य। हम चाहते क्यों हैं जल निकास? इसका क्या उद्देश्य है? तो समझो जल निकास के उद्देश्य। इधर देखें, मान लेते हैं हमारा ये खेत है। क्या है? खेत है और ये इसकी सतह है ना। क्या है? ये इसकी सतह है। इस पे हम देखते हैं कोई पेड़ खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? पेड़। ये लो साहब, एक पेड़ है ना। अब इसकी ये रूट्स हैं, ये लो, है ना, ये रूट्स हैं। ये रूट्स पे क्या है? छोटे छोटे रूट हेयर्स हैं, यानी मूलरोम बोलते हैं। अब जो पेड़ की पत्तियां हैं, ठीक है, ये पेड़ की पत्तियां हैं। इस तरह से कोई पेड़ है, तो जब ऊपर पानी भर जाएगा तो क्या ऑक्सीजन अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। तो इसलिए हमें गैस को आदान प्रदान करने के लिए या गैस एक्सचेंज के लिए क्या जरूरी है? जल निकास जरूरी है। मान लो इसमें ऑक्सीजन जाना चाहती है और पानी भरा है, तो क्या अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। इसलिए हम बात करते हैं कि भूमि में उचित जल निकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आती जाती रहे। एक दूसरा, भूमि का तापक्रम। तापक्रम का मतलब है कि जब लगातार पानी भरा रहेगा तो भूमि का तापक्रम गिर जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अब हम बीज बोएंगे तो क्या होगा? नहीं उगेंगे या सड़ने लगेंगे। इसलिए समय पर जल निकास होना आवश्यक है। अगला है समय से बुवाई करना। यदि खेत में पानी भरा रहेगा तो क्या हमारे खेत में जुताई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए अपन पानी को निकाल दो, इससे खेत जल्दी सूख जाएगा और ट्रैक्टर से जुताई करके फसल बो सकते हैं। तो देखो क्या क्या है। तो भूमि की उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए, यानी पानी निकल जाएगा तो तापक्रम बना रहेगा। 2 नंबर पे हम देखते हैं भूमि की उचित हवा का आवागमन, यानी हवा का आवागमन। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और O2 अंदर जाएगी, तो ये हवा का आवागमन होना अच्छी बात होगी। यदि अच्छा जल निकास होगा तो फसलों की क्रियाएं सही समय पर होंगी, फसल बुवाई में लेट नहीं होंगे। दूसरा है भूमि दलदल होने से रोकना। लगातार यदि खेत में पानी भरा रहेगा तो भूमि कैसी हो जाएगी? दलदल हो जाएगी। भूमि की भौतिक दशा सुधारना। भौतिक दशा का मतलब होता है जब हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो भूमि गुदगुदी हो जाती है, लेकिन पानी भर जाए और उस पर पानी सूख जाए तो कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। तो उसकी भौतिक दशा खराब हो गई, इसलिए हमें जल निकास जरूरी है। दूसरा है भूमि हानिकारक लवणों को एकत्रित होना। जब भूमि में पानी भरेगा तो ऊपर यहाँ पर सोडियम, है ना, पोटेशियम और, है ना, नाइट्रोजन, पोटास, ये सारे पोषक तत्व तो कहाँ आ जाएंगे? ऊपर पानी पर आ जाएंगे। सोडियम यानी Na, ये सब पोषक तत्व तो पानी पे आ जाएंगे, तो पानी उड़ जाएगा तो पोषक तत्व तो सतह पर रह जाएंगे। इसलिए ये बात कही गई है कि लवण में बोले तो Na, है ना, Cl और अन्य पोषक तत्व भी आते हैं। सारे पोषक तत्व तो इकट्ठे कहाँ हो जाएंगे? सतह पर। आगे जाके ये क्या करेंगे? फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये
इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्दी जल निकास कर देना चाहिए। ठीक है, हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना, यानी हम लोग पानी भरा रहेगा तो हानिकारक कीटाणु आ जाएंगे, यदि पानी निकाल दें तो हानिकारक कीटाणु से बच जाएंगे। ये है उद्देश्य, है ना। क्या है उद्देश्य, है कि जल निकास क्यों करते हैं। ओके, आगे समझ में सब। चलो ठीक है। अब आता है जल निकास के कोई ऐसे भी आ सकता है, उद्देश्य और जी एक ही चीज है, बस ये कह दी ऐसे प्रश्न आता तो ऐसे लिख दो, ऐसे पूछा जाता है तो ऐसे लिख दो, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। उद्देश्य और महत्व कोई विशेष अंतर नहीं है, सेम चीज है वो तो। अब इधर देखें क्या है, इसके 5-6 पॉइंट हैं, आप बहुत इजी समझ लेंगे। भूमि के जल निकास के कोई 5 लाभ या महत्व पूछ ले कि जल निकास का क्या महत्व है तो भी आंसर देंगे। जल निकास के कोई 5 लाभ लिखो तो भी उद्देश्य उत्तर वही देंगे। तो देखो, तो भूमि से फालतू पानी को निकालने के निम्न लाभ होंगे। क्या लाभ होंगे? निम्न लाभ होंगे। नंबर 1, भूमि में वायु संचार बढ़ता है, जो उद्देश्य में लिखा है। भूमि के उद्देश्य, महत्व और लाभ लगभग एक ही है। आप ऐसा कर सकते हैं, क्या महत्व, लाभ और उद्देश्य, ये 3 है। इन तीनों को जल निकास के सारे पॉइंट जो मैंने ऊपर बताए वो जी मिलते जुलते ही होते हैं, इसलिए आराम से दोनों में दोनों तो आएंगे, एक आएगा तो अपन लोग एक को आराम से लिख दो। तो दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, जिसके कारण भूमि में बीजों का अंकुरण, जड़ों द्वारा खाद्य तत्वों का अवशोषण यानी मिट्टी से पोषक तत्वों को सोखने के लिए, पौधों के जड़ व तने की वृद्धि के लिए जल निकास आवश्यक होता है, यानी अच्छी होती हैं जब जल निकास अच्छा होता है। उचित जल निकास करने पर अगली फसल के लिए खेत जल्दी खाली हो जाता है, जल्दी बुवाई कर सकते हैं, है ना। ठीक जल निकास होने पर पौधों में खाद्य पोषक तत्वों का भूमि में निचालन की क्रिया कम नुकसान होता है। तो निचालन क्या होता है? यदि हम लगातार पानी को भरा रहने दें, क्या कर दें, भरा रहने दें, तो हमारे जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। इस क्रिया को निचालन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निचालन बोलते हैं साहब, ये है निचालन का। यदि नीचे चले जाएंगे, अब हमारी कोई फसल है तो उसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ तक हैं और पोषक तत्व यहाँ तक है, तो क्या ले पाएंगे पोषक तत्व? नहीं। तो जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे पोषक तत्व, क्या कहलाएगा? निचालन कहलाएगा। ठीक है। मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार होने से उपज में वृद्धि होती है। जब जल निकास हो जाएगा, मिट्टी गुदगुदी हो जाएगी, जड़ें गहरी जाएंगी, तो क्या होगा? लाभ होगा फसलों को। योजनाबद्ध तरीके से फालतू पानी को निकाला जाता है, जिसके कारण भूमि की कटाव कम हो जाता है। यानी अपन धीरे धीरे पानी को निकाल देंगे तो मिट्टी कट के बहेगी नहीं, यानी क्या नहीं होगा? मिट्टी में घाव नहीं होगा, मिट्टी की सतह खराब नहीं होगी। तो ये सारे हमारे सामने क्या है? जल निकास का महत्व या लाभ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये महसूस करके देखा होगा कि हमारे खेत में पानी भर गया है और उस समय निकालेंगे तो क्या लाभ होगा, और नहीं निकालेंगे तो क्या लाभ होगा। सिंपल तरीका एकदम। ठीक है। अब आता हमारे पास अगला प्रश्न, जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है? किन्हीं 5 कारणों को लिखिए। तो हमें सब पहले ही पता, लाभ जो हो रहे थे उनका उल्टा कर दो, इसलिए होती है। या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो लाभ हो रहे थे उनके अगेंस्ट हम इसको याद रख सकते हैं, इसलिए होती है आवश्यकता। सुनो क्यों होती है? क्योंकि निचले स्थानों पर भूमि में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है और फसलों की समय से बुवाई करने में बाधा होती है। ये बात अपन ऊपर देखे है कि यदि लगातार खेत में पानी भरा रहेगा तो फसल की बुवाई नहीं हो पाएगी, इसलिए जरूरी है ये। दूसरा, निचली भूमियों में खड़ी फसलें अत्यधिक पानी के कारण नष्ट हो जाती हैं। यानी निचली भूमि का मतलब होता है जैसे ढलान है खेतों का, तो ऊपर वाले खेत तो आराम से पानी निकल गया और नीचे वाले खेतों में आ गया और उनमें जल निकास नहीं है तो भरी रहेंगी फसलों में पानी, तो क्या होगा? फसलें नष्ट हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो यही कही है। तो क्या बात कही है कि निचली भूमियों में खड़ी फसलें अत्यधिक पानी के कारण क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। निचले स्तर में कड़ी परत उपस्थित होने के कारण पानी नीचे की सतहों में नहीं पहुंच पाता तथा वह ऊपरी सतह पर ही एकत्रित हो जाता है। ये क्या है निचली सतह? सुनो, जब हम बार बार ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, लगभग
तो ये ऊपर की सतह है, ये है ना, ये ऊपर की सतह है। लेकिन निचली सतह में हम बात करें, निचली सतह में बात करें, ये पूरी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। तो इसमें पानी अंदर एंट्री नहीं कर रहा, तो ऊपर पानी भरा रह जाता है। तो निचली सतह ये वाली है, ये इनमें क्या भरा रहेगा? पानी भरा रहेगा, क्योंकि नीचे नहीं जाएगा। और जुती हुई भूमि कौन सी है? जो लाल लाल दिखाई दे रहा है। तो यही बात कही गई है कि निचले स्तर में कड़ी परत, कौन सी है कड़ी परत? ये वाली, ये है कड़ी परत होने के कारण नीचे की सतहों में पानी नहीं पहुंच पाता, वह ऊपरी सतह में ही भरा रहता है। क्या होता है? भरा रहता है। इसलिए हमें जल निकास करना आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा पाया जाता है वहां जल निकास आवश्यक होता है। अब जल स्तर ऊंचा क्या होता है? ये देखो, मान लो ये कहीं तालाब बना हुआ है ना, और तालाब के नीचे ये खेत है, ये है तालाब, इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये खेत है, तो तालाब में जो पानी भरा है ना, उससे इनमें रिसाव आने लगता है पानी का। तो नीचे से ही पानी आ रहा है, जल स्तर ऊंचा होता जा रहा है, नीचे से ही पानी आ रहा है और खेतों में छमाछम भरा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा? ये निकास करना पड़ेगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, जिस साइड में ढलान है उधर या नदी की साइड में पानी को निकाल देंगे, तो इसको जल निकास कहेंगे। तो जल स्तर क्या माना जाएगा? ऊंचा। तो जिन क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा पाया जाता है वहां जल निकास आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मिट्टी क्या होती है? पानी को रोक लेती है। चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं वो 0 पॉइंट कितने होते हैं? 0.002 म्यू की कण होता है, छोटा। इस कण के कारण क्या होता है? आपस में मिट्टी चिपक जाती है और पानी नीचे नहीं जाता, तो पानी ऊपर भरा रहेगा। तो हमें जल निकास करना आवश्यक है। ठीक है, तो क्या है? चिकनी मिट्टी में पाई जाती, जिन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उनमें पानी कम मात्रा में जमीन सोखती है, जिसके फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में भूमि की ऊपरी सतह पर पानी एकत्रित यानी भरा रहता है। कुल मिलाकर शॉर्टकट ये कह सकते हैं कि जो ऐसे क्षेत्र जहाँ मिट्टी चिकनी है, काली है, उनमें पानी नीचे नहीं जाता, तो ऊपर ही भरा रहता है, इसलिए जल निकास आवश्यक है। इस प्रकार से हमारे आपके पूरे 5-6 पॉइंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख सकते हैं खेत का उचित जल निकास ना हो, यानी खेत में पानी भरा रहे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखेंगे ये क्या होगा, जल निकास के लाभ का उल्टा कर देंगे यहाँ पर सीधा सीधा। तो देखो, खेत का उचित जल निकास ना होने पर वही समस्या होंगी जो लाभ के उल्टी होंगी। तो देखें, भूमि में रंध्र कूपों में यानी छिद्रों में पानी भर जाता है, जिसके कारण लाभदायक जीवाणु अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। अर्थात भूमि के अंदर बहुत लाभदायक जीवाणु हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, लेकिन जब पानी ऊपरी सतह पर भर जाएगा तो उनको सांस नहीं मिलेगी। जैसे मान लो मैं ये बता रहा हूँ, खेत जुता हुआ है ना, ये लो, और ये भूमि की निचली सतह है, ये जुती हुई सतह है ना। अब इसमें हमने उगा लिया क्या? एक पेड़, ये लो साफ पेड़ हो गया है, ये लो, और ये जमीन है ना, ये बीज बन के एक पेड़ बन गया साहब। ठीक है, ये बन गया। तो इसमें देखो, जब ऊपर पानी भर जाएगा ऐसे 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 लोग, तो इसमें जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको सांस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? बुलबुले निकाल करके ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा? नाइट्रोजन चला जाएगा ऊपर। क्या चला जाएगा? नाइट्रोजन। इस क्रिया को डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो जब लगातार पानी भरेगा तो इसमें से बुलबुले के रूप में गैस के बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं और नाइट्रोजन का लॉस होने लगता है ना। और क्या होता है, इसमें जो राइजोम बैक्टीरिया है वो सांस नहीं ले पाएगा, तो उल्टा काम करेगा, डिनाइट्रिफिकेशन करेगा, और हानिकारक जीवाणु भी पनपने लगेंगे। क्या करेंगे? हानिकारक जीवाणु भी पनपने लगते हैं। इसलिए लिखा है कि जिनके कारण लाभदायक जीवाणु अपना कार्य करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, है ना। तो लाभदायक जीवाणु कौन है? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो आपने देखा होगा गांव में चने के खेत में यदि पानी भर जाए तो चने की फसल पीली पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। तो यही कारण है ना। इसलिए जल निकास होना आवश्यक है। भूमि का तापक्रम गिर जाना, लगातार यदि पानी भरा रहता है, लगातार पानी भरा रहता है तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठीक है, भूमि धीरे धीरे कैसे होने लगेगी? क्षारीय। क्यों होने लगेगी? क्योंकि पानी से इस पर सोडियम, क्लोरीन, है ना, ऐसे तत्व सतह पर आने लगेंगे जो कि ये क्षारीय प्रकृति का होता है ना।
तो इस तरह के लवण इकट्ठे होने लगेंगे सतह पर और मिट्टी का पीएच मान बढ़ने लगेगा, है ना। भूमि की उचित समय पर जुताई नहीं हो पाएगी। यदि पानी नहीं निकला है, खेत में जल निकास हुआ ही नहीं है, तो क्या फसल बो पाएंगे? नहीं बो पाएंगे। सिंपल तरीके एकदम। भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाना, मैंने कही जुती हुई भूमि है और उसमें पानी भर जाए और फिर पानी सूख जाए तो कैसी हो जाएगी? ठोस, है ना, सॉलिड हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अपन लोग क्या कहेंगे? भौतिक दशा खराब हो गया, यानी उसका फिजिकल खराब हो गया। और भूमि कैसी हो जाएगी? दलदल भी हो जाएगी। लगातार पानी भरा रहा तो कैसी हो जाएगी? दलदल हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। इस प्रकार से हमारे लिए ये खेत का उचित जल निकास न होने पर इतनी सारी समस्याएं बन सकती हैं। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जल निकास का भूमि एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसका? जल निकास का भूमि एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही ऊपर वाले ही पॉइंट है, उसमें इसमें विशेष कुछ एक्शन नहीं है ना। तो देखेंगे अपन लोग बार बार क्या है कि मृदा के वायु संचार में सुधार होता है। स्वाभाविक है कि पानी बाहर निकल जाएगा खेत से, तो उसमें हवा का आवागमन बढ़ जाएगा और पानी भरा रहेगा तो नुकसान होगा, है ना। तो ये देखेंगे मृदा का वायु संचार बढ़ जाता है। मृदा का तापक्रम उचित बनाए रखने के लिए होता है। मृदा में उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बनी रहेगी। यही लाभ है ना, पहले ही बोले इन सब चीजों को। अगला है जल निकास के द्वारा केसीय जल, यानी जिनमें पानी भरता है, जैसे अपन ने कोई सूखी मिट्टी और उसमें पानी डालेंगे तो अंदर चला जाता है पानी, तो अंदर काय में जा रहा है? तो पतली पतली क्या होती है? नली होती हैं, और नलियों का नाम होता है केसी नलियां, है ना। केस माने बाल जैसी बारीक, केसी नलियों का, है ना। इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण पौधा क्या होता है? अवशोषण आसानी से हो जाता है जल निकास के। पौधों की जड़ों की वृद्धि पर्याप्त गहराई तक होती है, जिससे पौधे में मजबूत पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व अवशोषण करते हैं। पोषक तत्व यानी जो पौधे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, उनकी बात कही गई है। पौधों की उपज में वृद्धि हो जाती है। इतने सारे हमारे सामने जल निकास पर प्रभाव रहेंगे, ठीक है।